में भी दिखाई देती, जहां बीजेपी के नेताओं पर घूस लगने के आरोप लग रहे हैं। कर्नाटक के अलावा हम बीजेपी शासित एक और राज्य मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर के बारे में बात करना चाहते हैं। दैनिक भास्कर में मनीष व्यास की एक खबर छपी है जो बताती है कि क्यों जांच एजेंसियों की कार्रवाई से भरोसा नहीं होता है। इनका मकसद भ्रष्टाचार दूर करना नहीं लगता है। विपक्ष ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा तो छापे पड़ने शुरू हो गए। अदानी समूह पर इतने आरोप लगे, जांच एजेंसियां उनके दफ्तरों की खाक छानने नहीं पहुंचती हैं। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा है कि तेजस्वी यादव की गर्भवती पत्नी और बहनों को सताया जा रहा है। लालू प्रसाद जी बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, तब भी मोदी सरकार ने उनके प्रति मानवता नहीं दिखाई है। अब पानी सिर के ऊपर चला गया है। मोदी सरकार विपक्षी नेताओं पर ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, लोकतंत्र की हत्या का कुत्सित प्रयास कर रही है। कहीं से कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। थक हार कर बीजेपी के सांसद संजय पाटिल के 2021 के बयान को ही विपक्ष के नेता चलाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें पाटिल कह रहे हैं कि उन्हें अब ईडी की चिंता नहीं है, चैन की नींद सोते हैं क्योंकि वे बीजेपी में आ गए हैं। उनका यह सार्वजनिक बयान है, वीडियो पर दिया गया बयान है कि बीजेपी में आकर अब खूब सो रहे हैं, ईडी का डर खत्म हो गया है, ईडी अब छापा नहीं मारेगी। तो जब तक कुछ नहीं हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी दैनिक भास्कर में छपी इस खबर को ही एक बार पढ़ लें और गहरी सांस लें कि उनकी पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार करने के मामले में पकड़े गए अफसरों को प्रमोशन मिल रहा है। इन आरोपों की जांच हो, इसके लिए कई मामलों में अनुमति तक नहीं दी जा रही है। यह हालत है। इस खबर में बताया गया है कि मध्य प्रदेश में लोकायुक्त पुलिस के 318 और ईओडब्ल्यू के 44 केस में आरोपियों के खिलाफ चालान सिर्फ इसलिए पेश नहीं हो रहे क्योंकि अभियोजन की स्वीकृति नहीं मिल रही है। अकेले लोकायुक्त पुलिस साल 2022 में कुल 368 केस की जांच पूरी कर चुकी है। इनमें 269 ट्रैप, 25 अनुपातहीन संपत्ति और 64 पद के दुरुपयोग के प्रकरण हैं। सैकड़ों मामले हैं जिनकी जांच हो चुकी है, मुकदमे होने हैं, मगर अनुमति नहीं दी जा रही है। जिस तरह से विपक्षी सरकारों के मंत्रियों, विधायकों और उनके रिश्तेदारों के यहाँ छापे पड़ रहे हैं, अगर मध्य प्रदेश और कर्नाटका में जांच एजेंसियां सक्रिय होती तो जाने कितना कुछ निकल आता, इतना कुछ निकल आता कि आप एक बार फिर से नोटबंदी के फर्जी सपने देखने लग जाते। दैनिक भास्कर की खबर के अनुसार 7 महीने पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद राजकीय प्रेस के उप नियंत्रक विलास मंथनवार को लोकायुक्त पुलिस ने हटाने के लिए लिख दिया था, लेकिन उन्हें नई जिम्मेदारी देकर एक तरह से प्रमोशन दे दिया गया है। उमरिया एसडीएम तो 3 साल पहले भ्रष्टाचार करते रंगे हाथों पकड़े गए, लेकिन वे आज एडीएम हैं। ऐसे कई केस हैं जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात को कमजोर कर रहे हैं। तत्कालीन एएसपी अनीता मालवीय और धर्मेंद्र छबई पर 4 साल पहले रेलवे थाना प्रभारी ने घूस मांगने का आरोप लगाया था। लोकायुक्त ने केस किया, कोर्ट के आदेश के बाद फिर से जांच जारी है, लेकिन इस बीच अनीता आईपीएस प्रमोट हो गई और शिवपुरी बटालियन में कमांडेंट हैं, जबकि धर्मेंद्र भी आईपीएस बन गए। भास्कर से अनीता ने कहा कि केस खत्म हो गया है और फोन काट दिया। छबई का फोन काफी देर तक स्विच ऑफ रहा। इस रिपोर्ट में कई उदाहरण दिए गए हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद भी अफसरों को प्रमोशन मिला है। असली अमृतकाल यही है, जिनके घर से छापे में 100 करोड़ की संपत्ति मिलने का दावा किया गया, उन्हें असिस्टेंट कमिश्नर से डिप्टी कमिश्नर बना दिया गया, 7 जिलों का प्रभार दे दिया गया। 100 करोड़ की संपत्ति मिलने के दावों के बाद भी प्रमोशन दिया जा रहा है बीजेपी शासित सरकार में। मुझे लगता है कि इस तरह से जांच एजेंसियों को यह काम जो है आराम देने के लिए किया होगा, ताकि वे अपनी बची हुई ऊर्जा विपक्ष शासित राज्यों में लगा सकें और विपक्ष के सारे नेताओं का पीछा करने में लगा सकें, और रिटायर्ड लोग व्हाट्सएप ग्रुप में बैठकर इस सत्यानाश को होते हुए देखें और हाँ में हाँ मिलाते रहें कि सही हो रहा है। उधर तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी और एमएलसी के कविता को भी आज ईडी ने पूछताछ के लिए बुला लिया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जिस आबकारी मामले में गिरफ्तार किया गया है, उसी मामले में के कविता से भी पूछताछ होगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि उनकी बेटी को गिरफ्तार किया जा सकता है। कविता ने जांच में सहयोग का भरोसा दिलाया। मनीष सिसोदिया ने जेल से पत्र लिखने के बाद ट्वीट किया है कि साहब जेल में डालकर मुझे कष्ट पहुंचा सकते हैं, मगर मेरे हौसले नहीं तोड़ सकते हैं। अगर इसी तरह से जांच एजेंसियां कर्नाटका में सक्रिय हो जाती तो क्या होता? क्या यह साफ साफ नहीं लगता कि भ्रष्टाचार के नाम पर विपक्ष को खत्म किया जा रहा है? देश में अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। गुजरात विधानसभा में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया गया है। सरकार से आग्रह किया गया है कि उस प्रस्ताव में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की छवि खराब करने की कोशिश हुई है, इसलिए सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। मेरी माने तो आप सारी चिंताएं छोड़कर क्रिकेट खेलें। जहां भी जगह बची है वहां क्रिकेट खेलना शुरू कर दीजिए। सर्वोच्च नेता कभी भी आपके बीच पहुंच सकते हैं। हो सकता है कि आज स्थानीय स्तर पर हो रहे इस तरह की प्रतियोगिता को देखने के लिए सारा शहर ना आता हो, लेकिन यह अब हो सकता है कि एक दिन सर्वोच्च नेता की पार्टी के कार्यकर्ता इसके चारों तरफ कुर्सियां लगाकर बैठ जाएंगे। उन कुर्सियों पर टिकट लगाकर खुद ही खरीद कर मैच देखने लग जाएंगे।
एक तरफ सर्वोच्च नेता का प्रचार होता रहेगा और दूसरी तरफ आप उनकी मौजूदगी में क्रिकेट मैच देखते रहेंगे। यह फॉर्मूला चल निकला तो अब रैली की जगह क्रिकेट के मैच होंगे और जनता के लिए पार्टी के नेता टिकट खरीदेंगे। मैच के पहले नेताजी का भाषण होगा और उसके बाद मैच होगा। आगे चलकर यह भी हो सकता है कि खिलाड़ियों को उसी पार्टी में शामिल होना होगा या उनकी जगह उस पार्टी के कार्यकर्ता ही मैच खेलेंगे। पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट अपने पैसे से खरीदने होंगे। इस बात को विशेष रूप से नोट करें। ऑस्ट्रेलिया के कुछ अखबारों में इस बात की आलोचना हो रही है, पढ़ लीजिए आप, कि अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में पार्टी कार्यकर्ताओं ने टिकट खरीदे, प्रधानमंत्री मोदी के लिए नारे लगाए। भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री को इसकी भी आलोचना करनी चाहिए कि ये सारे अखबार ऑस्ट्रेलिया के भारत की छवि खराब कर रहे हैं। बाकी मैच देखने और अपने कार्यकर्ताओं से नारे लगवाने का काम सही है और इससे छवि बेहतर होती होगी। सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड में डैनियल ब्रेटिंग ने लिखा है कि आमतौर पर जहां विराट कोहली, रोहित शर्मा या इंडिया इंडिया के नारे लगते हैं, वहीं आज ये मैच मोदी मोदी के नारों से शुरू हुआ। मैच शुरू होने से पहले सुनियोजित तरीके से उत्सव का माहौल रचा गया जो 45 मिनट तक चलता रहा। स्टेडियम के चारों तरफ लगाए गए बड़े बड़े पोस्टरों से पता चलता है कि आज के मैच के दिन दोनों नेता मैच के खिलाड़ियों से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। ब्रेटिंग ने लिखा है कि यह हमारी याददाश्त में पहली बार हुआ है कि टीमों को नेट में जाकर अभ्यास करने को कहा गया ताकि मोदी और एल्बनीज के लिए मंच खाली रखा जा सके। कई तरह के गीत और मनोरंजन के बाद कप्तान रोहित शर्मा और स्टीव स्मिथ आकर मोदी और एल्बनीज से अपनी टीम कैप लेते हैं और चारों हाथ मिलाकर खड़े होते हैं। इसके बाद कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण लैप ऑफ ऑनर, एक गोल्फ कार्ट जिसे रथ जैसा बना दिया गया है और जिसके पीछे तलवारों की तरह ही क्रिकेट के बल्ले सजाए गए हैं। मोदी और एल्बनीज स्टेडियम में घूमते हैं, दर्शकों का अभिनंदन करते हैं। टॉस 7 मिनट की देरी से होता है। इसके बाद आखिरकार जब टीमों को मैदान पर आने दिया जाता है तब सभी खिलाड़ियों को अपने अपने प्रधानमंत्री से हाथ मिलाना होता है। एल्बनीज भी भावुकता में अपनी टीम के खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर अपना राष्ट्रगान गाते हैं। ब्रेटिग ने लिखा है कि स्कॉट मॉरिसन इस तरह से खेल और राजनीति को आपस में जोड़ने के लिए जाने जाते थे, मगर एल्बनीज के लिए नया है। इसके बाद मंच हटाया जाता है, रथ को भी दूर किया जाता है, प्रेस और दूतावास के अधिकारी चले जाते हैं और मैच तय समय के आसपास शुरू हो जाता है। लेकिन जिस किस्म की बेतरतीब घटनाएं हो चुकी हैं और जिस तरह से खेल और राजनीति के बीच की गरिमापूर्ण दूरी मिटाई गई है, उसी के अनुरूप पहली गेंद वाइड होती है। ऑस्ट्रेलिया के एक और मीडिया संस्थान एबीसी के एक लेख में कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्वागत से गदगद नजर आ रहे थे। एबीसी न्यूज ने लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया में कभी किसी ने नहीं सुना कि इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मैच का इस्तेमाल